सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक विधि की। प्रशासनिक विधि में अभिकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक विधि यानी कि अधिकरण और अभिकरण और नियामक जो प्राधिकारी जो है उनके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे कि अधिकरण क्या होता है, अभिकरण क्या होता है, क्या ये काम आते हैं, कैसे ये प्रक्रिया चलती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रशासनिक विधि की ये क्लास जो है। प्रशासनिक अधिकरण सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई एक विशेष अदालत की तरह है। तो ये पूछ ले कि प्रशासनिक जो अधिकरण जो है, प्रशासनिक अधिकरण क्या है? तो सरकारी जो कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए बनाई गई एक विशेष अदालत की तरह होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनसे संबंधित मामले होते हैं। आम अदालतों जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होते हैं में केसों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वहां फैसला आने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, तो आम जो अदालत जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें जो केसों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसलिए फैसला आने में सालों लग जाते हैं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए अधिकरण बनाए। क्या बनाए? अधिकरण। और अधिकरण किसके लिए? जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए। ठीक है, यह किसके लिए है? तो अधिकरण जो है किसके लिए है ये हमने पहले बता दिया था। यह मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों जैसे केंद्र, राज्य या सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए है भाई। अगर उनकी नौकरी से जुड़ा कोई विवाद है तो वे यहाँ जाते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी अधिकरण होते हैं और अधिकरण एक विशेष अदालत की तरह होते हैं। ठीक है, अगर सरकारी कर्मचारी जैसे केंद्र सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं वो, या राज्य सरकार में, या कोई सरकारी कंपनी के कर्मचारी, अगर उनकी नौकरी से जुड़ा कोई विवाद होता है तो वे यहां जाते हैं। कहां पे? अधिकरण में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहां किस तरह के मामले सुलझाए जाते हैं? तो अधिकरण जो है इसमें कौन से मामले सुलझाए जाते हैं, ये भी मुख्य पॉइंट है। तो कौन से मामले सुलझाए जाते हैं? अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, यानी कि कोई कर्मचारी है, सरकारी कंपनी का कर्मचारी, राज्य सरकार में काम करने वाला कर्मचारी या केंद्र सरकार में काम करने वाला कर्मचारी, ठीक है, तो उससे संबंधित ये अधिकरण है। और यहाँ पे जो मामले जो सुलझाए जाते हैं अधिकरण में, अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, जैसे गलत तरीके से नौकरी से निकाल देना, किसी कर्मचारी को गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया तो वो अधिकरण में जाके अपनी बात रख सकता है। प्रमोशन नहीं मिलना या सीनियरिटी का विवाद में, अगर किसी को प्रमोशन नहीं मिला, सीनियरिटी का विवाद होगा तो भी वो कहां पे जाएगा? अधिकरण में जाएगा, प्रशासनिक अधिकरण। फिर रिटायरमेंट के बाद पेंशन, अगर रिटायरमेंट के बाद किसी को पेंशन नहीं मिल रही है तो भी वो कहां पे अपना मामला दर्ज कराएगा? प्रशासनिक अधिकरण में। गलत तरीके से किया गया ट्रांसफर, अगर किसी कर्मचारी का गलत तरीके से ट्रांसफर कर दिया है तो भी वो अपनी बात कहां पे रखेगा? अधिकरण में जाके बात रखेगा। ठीक है, यह आम कोर्ट से अलग कैसे है भैया? अब बात आ जाती है, क्या ये आम कोर्ट से अलग है? तो प्रशासनिक अधिकरण हमने, तो ये प्रशासनिक अधिकरण क्या आम कोर्ट से अलग है? रफ्तार देखते हैं। यहाँ केसों का फैसला आम अदालतों के मुकाबले जल्दी होता है, ठीक है, और आम अदालतों में सालों लग जाते हैं। कम खर्चीला है भाई, यहाँ वकील की फीस और कानूनी प्रक्रिया का खर्चा बहुत कम है। ठीक है भाई, आगे है, यहाँ सिर्फ कानूनी जज ही नहीं बल्कि रिटायर्ड बड़े प्रशासनिक अधिकारी जैसे आईएएस आदि भी बैठते हैं, जिन्हें प्रशासन के कामकाज का गहरा अनुभव होता है। ठीक है, तो ये इसलिए क्या है, ये अलग है भाई।
आम अदालतों से भी। ठीक है, तो हमने देखा प्रशासनिक अधिकरण किसके लिए है? सरकारी कर्मचारियों के लिए, विशेष अदालत की तरह है। ठीक है, यह है कि कौन से मामले सुनता है? गलत तरीके से किसी को नौकरी से निकाल देना, प्रमोशन न देना, रिटायरमेंट के बाद पेंशन न देना, गलत तरीके से ट्रांसफर करना, इस प्रकार के मामले सुलझाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। संविधान में इसकी जगह कहाँ पे है भाई? अब अधिकरण जो है, ट्रिब्यूनल जो है, इसकी जगह संविधान में कहाँ पर है भाई? ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 323A और 323B। अब अनुच्छेद 323A क्या बोलता है? तो ये पूछ लेगी कहाँ पे इसका व्याख्यान है, तो संविधान अनुच्छेद 323A और 323B में इसका व्याख्यान है। ठीक है, किसका? अधिकरण का। 323A में क्या कहा गया? इसके तहत केंद्र सरकार के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, कैट होगा, और राज्य सरकार के लिए सेट बनाया गया। ठीक है, यानी कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, तो अनुच्छेद 323A में कहा गया है कि केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण होगा भाई। 323A अनुच्छेद ये बात बोलता है। अब 323B अनुच्छेद जो है वो क्या बोलता है? यह टैक्स, विदेशी मुद्रा या जमीन से जुड़े अन्य विवादों के लिए अलग अधिकरण बनाने की शक्ति देता है। ठीक है, तो 323B जो है यह टैक्स, विदेशी मुद्रा या जमीन से जुड़े अन्य विवादों के लिए अलग अधिकरण बनाने की क्या देता है? शक्ति देता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। अगर आप एक पोस्ट ऑफिस यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार की। ठीक है, कर्मचारी है, और आपका विभाग आपको बिना कारण सस्पेंड कर देगा। ठीक है भाई, सस्पेंड कर देता है आपको आपका विभाग बिना कारण के, तो आप हाई कोर्ट जाने के बजाय कहां पे जाएंगे? केंद्र प्रशासनिक अधिकरण में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। प्रशासनिक कानून की भाषा में अभिकरण या लाइन एजेंसी को समझना बहुत आसान है। यह तो थी अधिकरण। ठीक है, जो एक विशेष अदालतें होती हैं, विशेष अदालतों की तरह होती हैं। प्रशासनिक क्या करती हैं? प्रशासनिक जो कर्मचारी जो होते हैं, केंद्र और राज्य या सरकारी कंपनियों कर्मचारियों का विवादों को सुलझाते हैं भाई। अब बात आ जाती है किसकी? अभिकरण की। प्रशासनिक कानून की भाषा में अभिकरण या लाइन एजेंसी को समझना बहुत आसान है। अब बात होगी अभिकरण की। ठीक है, लाइन एजेंसी वह विभाग या संगठन है जो सरकार के असली कामों को जमीन पर लागू करता है। ठीक है, तो लाइन एजेंसी यानी कि अभिकरण क्या है? तो अभिकरण वह विभाग या संगठन है जो सरकार के असली कामों को कहां पे? जमीन पर, ऑन ग्राउंड लागू करता है। ठीक है, अब कैसे करेगा? लाइन एजेंसी का मतलब क्या है? ठीक है, यानी कि अभिकरण का मतलब क्या है? प्रशासन में दो तरह की संस्थाएं होती हैं, एक जो सलाह देती है और दूसरी जो काम करती है। कई बार आप रेलवे स्टेशन पे गए, रेलवे स्टेशन पे एक तरफ लिखा होता है पूछताछ केंद्र। ठीक है, वो क्या करता है? सलाह देता है आपको। और एक क्या लिखा होता है? टिकट घर, वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है, लाइन एजेंसी का मतलब है प्रशासन में दो तरह की संस्थाएं होती हैं, एक जो सलाह देती हैं और दूसरी जो काम करती हैं। ठीक है,
लाइन एजेंसी वह है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी कि अभिकरण वह है जो सीधे किससे जुड़ी होती है, जनता से जुड़ी होती है, ठीक है, और सरकार की नीतियों को सच में पूरा करती है। इनके पास आदेश देने और फैसला लेने की सीधी शक्ति होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके मुख्य काम क्या है। तो अभिकरण जो है इसके मुख्य काम क्या है, यानी कि लाइन एजेंसी के मुख्य कार्य, निर्णय लेना, किसी योजना को कैसे लागू करना है इसका फैसला लेना, फिर क्या, सरकारी आदेशों को जमीन पर उतारना, जनता से संपर्क, सीधे लोगों की समस्याओं को सुनना और हल करना, ठीक है। तो ये क्या है, लाइन एजेंसी होती हैं, अभिकरण होते हैं, जिनका ये मुख्य काम है, सरकार की बातों को ये जनता से संपर्क रखते हैं अपना, ठीक है, सरकार की योजनाओं को लागू करते हैं, किसी योजना को लागू करना, इसका फैसला लेना कि कैसे लागू किया जाए, सरकारी आदेशों को जमीन पर उतारते हैं। तो अधिकरण और अभिकरण अलग अलग। आगे क्या है, उदाहरण समझते हैं। इसे एक छोटे उदाहरण से देखते हैं। शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग क्या है, अभिकरण। यह एक लाइन एजेंसी है क्योंकि यह स्कूल चलाता है, शिक्षकों की भर्ती करता है और बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है। पुलिस विभाग, यह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधा काम करता है, जनता से सीधा संपर्क इसका, शिक्षा विभाग का। अब स्वास्थ्य विभाग, इसका भी सीधा संपर्क, जो अस्पताल चलाता है और टीकाकरण जैसे काम करता है भाई, ठीक है। निष्कर्ष की बात देखते हैं। अभिकरण या लाइन एजेंसी सरकार के वे हाथ और पैर हैं जिनके बिना सरकार सिर्फ कागजों पर रस जाएगी। अगर अभिकरण नहीं होगा, ये एजेंसियां नहीं होंगी जो जनता से संपर्क साध के सरकार की बातों को वहां पे लागू करवाती हैं, तो क्या है, बिना इन एजेंसियों के सरकार जो फैसले लेगी वो कागजों में रह जाएंगे इसमें। अगर सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया तो जो कर्मचारी सड़क पर काम कर रहे हैं या जो विभाग कूड़ा कचरा प्रबंधन देख रहा है, वह क्या है भाई, लाइन एजेंसी है भाई, ठीक है। वह विभाग क्या है, लाइन एजेंसी। तो ये थी लाइन एजेंसी, यानी कि अभिकरण और अधिकरण दोनों देखे हमने। अधिकरण वे होती हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों के मामलों को सुनती हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी। फिर है अभिकरण। अभिकरण वे हैं जो सरकार के कामों को जो सीधा जनता से संपर्क साधे हुए हैं, ठीक है, और जो क्या करती है, जैसे शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग, दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो क्या है, सूचना सलाह देता है, और दूसरा वो जो काम करता है, ठीक है। प्रशासन में दो तरह की क्या है, संस्थाएं होती हैं, इन्हें लाइन एजेंसी भी कहते हैं। आगे बात करते हैं। नियामक प्राधिकारी ये क्या होता है, नियामक प्राधिकारी क्या होता है। नियामक प्राधिकारी को समझना बहुत आसान है। सरल शब्दों में कहे तो ये सरकार द्वारा बनाए गए रेफरी या अंपायर की तरह होते हैं। तो नियामक प्राधिकारी जो है वो सरकार द्वारा बनाए गए क्या है, रेफरी या अंपायर की तरह होते हैं। अब कैसे होते हैं अंपायर की तरह, आइए देखते हैं। जैसे क्रिकेट के मैच में अंपायर यह देखता है कि खेल नियमों के मुताबिक चल रहा है या नहीं, वैसे ही नियामक प्राधिकारी यह देखते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्र जैसे बैंक, टेलीकॉम, शेयर बाजार सही नियमों से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसे आरबीआई नियामक क्या है, प्राधिकारी। शेयर मार्केट में सेबी। भैया आगे देखते हैं इसको, इनका काम क्या है भाई, नियामक प्राधिकारी का काम क्या है। तो ये देखेंगे कि नियम से खेल चल रहा है या नहीं चल रहा है, नियम से जो है देश चल रहा है नहीं चल रहा।
नियम बनाना भाई, उस खास क्षेत्र के लिए नियम और गाइडलाइंस तय करना नियामक प्राधिकारी का पहला काम। फिर निगरानी करना, यह देखना कि कंपनियां नियमों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। सजा देना, अगर कोई कंपनी नियम तोड़ती है या जनता को धोखा देती है तो उस पर जुर्माना लगाना या उसका लाइसेंस रद्द करना, ये काम भी किसका है भाई? नियामक प्राधिकारी का। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? अब जब सरकार ने कई क्षेत्रों में प्राइवेट कंपनियों को आने की अनुमति दी तो डर था कि कहीं ये कंपनियां मनमानी कर सकती हैं या ग्राहकों को लूट सकती हैं, इसलिए नियामक प्राधिकारी बनाई गई ताकि कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ठीक है, आम जनता के हितों की क्या हो? रक्षा हो। ठीक है, तो इसलिए क्या बनाया था? नियामक प्राधिकारी बनाए थे। तो तीनों देख लिए हमने, अधिकरण, अभिकरण और नियामक प्राधिकारी। आगे बात करते हैं भैया, भारत के कुछ प्रमुख उदाहरण। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आरबीआई नियामक क्या है? प्राधिकारी है। भारतीय रिजर्व बैंक पूरा नाम है इसका, सभी बैंकों और पैसों के लेन देन को देखता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर है सेबी। सेबी का क्या काम है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है भाई, शेयर बाजार और जो इन्वेस्टर जो है के पैसों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। आगे है भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकारी, जो ये संचार जो सेवा होती है जैसे जियो, एयरटेल जैसे टेलीकॉम कंपनियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी सभी इंश्योरेंस बीमा कंपनियों को कंट्रोल करता है। फिर है रियल एस्टेट नियामक प्राधिकारी, बिल्डर्स और घर खरीदने वालों के बीच के मामले को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये है ये कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, जो क्या है? ये विनियामक क्या प्राधिकारी है। आगे बात करते हैं, ये लाइन एजेंसियों से कैसे अलग है भाई? ठीक है, लाइन एजेंसी तो अब ये जो विनियामक जो प्राधिकारी जो हैं ये एजेंसियों से कैसे अलग है? लाइन एजेंसियों से। ठीक है, जिन्हें हमने क्या बोला था? अभिकरण भी बोला था। लाइन एजेंसियां जैसे पुलिस या शिक्षा विभाग, ये खुद काम करती हैं और ये सेवा देती हैं। तो क्या विनियामक प्राधिकारी खुद काम करते हैं? जैसे आरबीआई से भी ये खुद बिजनेस नहीं करते बल्कि दूसरों के बिजनेस करने के तरीके को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, विनियामक प्राधिकारी वे ताकतवर संस्थाएं हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी मनमानी न करे और मार्केट में सबके लिए बराबर का मौका बना रहे। ठीक है, तो लाइन एजेंसियां यानी कि अभिकरण जो है ये खुद काम करती हैं और सेवा देती हैं, लेकिन विनियामक जो प्राधिकारी जैसे आरबीआई से भी ये क्या करती है? खुद बिजनेस नहीं करती बल्कि दूसरों के बिजनेस करने के कंट्रोल करने के तरीके को क्या करती है? कंट्रोल करती है। आगे बात करते हैं, क्या आप तीन मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं यह सब शुरू क्यों हुआ भाई? तो ये जो अभिकरण बने, अधिकरण बने, विनियामक जो प्राधिकरण बने, प्राधिकारी बने, ये क्यों बने? शुरू क्यों हुआ है? आइए देखते हैं। आजादी के बाद भारत एक कल्याणकारी राज्य बना। इसका मतलब था कि सरकार का काम सिर्फ देश चलाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना था। इसीलिए कल्याणकारी राज्य बना आजादी के बाद। तो सरकार का मतलब सिर्फ सरकार का काम सिर्फ देश चलाना नहीं था बल्कि लोगों की क्या करना था? भलाई करना भी था। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे नए विभाग, फैक्ट्रियां और ऑफिस खोले। ठीक है भाई, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच गई भाई।
अब जहां इतने सारे कर्मचारी होंगे वहां झगड़े और विवाद होने तो लाजमी है, जैसे सैलरी, प्रमोशन, सस्पेंशन को लेकर भी बढ़ गए भाई। तो इतने सारे अगर कर्मचारी होंगे तो वहां पे विवाद होगा ही होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हुई थी, इनकी शुरुआत हुई थी प्रशासनिक अधिकरण। क्या, अगर हर कर्मचारी अपनी छोटी छोटी समस्या लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो वहां पहले से ही लाखों केस पेंडिंग है भाई, फैसला आने में 20 साल लग जाएंगे। इसलिए क्या बनाया गया, अधिकरण बनाए गए। ठीक है, इसलिए सरकार ने ट्रिब्यूनल बनाए भाई। आप इन्हें स्पेशल कोर्ट समझ सकते हैं, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाते हैं। इनका मकसद है केस का निपटारा जल्दी करना। ठीक है, प्रक्रिया को सस्ता और आसान बनाना। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, प्रशासनिक अधिकरणों की शुरुआत हुई। आगे बात करते हैं। संविधान का आधार हमने पहले देख लिया था, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B। साल 1976 में संविधान में बदलाव, 42वां संविधान संशोधन करके 2 खास नियम जोड़े गए। एक तो अनुच्छेद 323A, यह सिर्फ सरकारी नौकरी करने वालों के लिए है। केंद्र सरकार के लिए सेट, केंद्र सरकार के लिए कैट, ठीक है, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण, और राज्य सरकार के लिए अलग ट्रिब्यूनल बनाए गए, जिन्हें क्या बोलते हैं, राज्य प्रशासनिक अधिकरण। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आप अपनी शिकायत लेकर सीधे यहां जा सकते हैं, कहां पे, कैट में। अब बात होती है अनुच्छेद 323B की। यह बाकी चीजों के लिए, जैसे टैक्स का विवाद, किराया, विदेशी मुद्रा या जमीन से जुड़े मामले हैं। ठीक है, मान लीजिए आप रेलवे यानी केंद्र सरकार में काम करते हैं और आपके सीनियर ने आपको बिना किसी ठोस कारण के नौकरी से निकाल दिया। अब आप आम अदालत के चक्कर काटने के बजाय कहां पे जाएंगे भाई, कैट जाएंगे। ठीक है, केंद्र प्रशासनिक अधिकरण में वहां जज के साथ साथ प्रशासन के एक्सपर्ट भी बैठते हैं, जो आपकी समस्याओं को जल्दी समझेंगे और फैसला सुनाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। संसद, संसद की उन शक्तियों के बारे में कि वह इन विशेष अदालतों, अधिकरणों को कैसे चलाएगी। संसद के पास क्या क्या पावर है, अलग अलग कोर्ट बनाए गए। संसद केंद्र सरकार के लिए एक अलग कोर्ट बना सकती है और राज्य सरकार के लिए अलग कोर्ट बना सकती है। अगर 2 राज्य चाहें तो उनके लिए एक ही कॉमन कोर्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, संसद के पास ये अधिकार। दूसरा, कितनी ताकत होगी, संसद तय करेगी कि इन कोर्ट, ये जो कोर्ट्स जो हैं के पास कितनी पावर होगी। सबसे बड़ी बात, अगर कोई इनके आदेश को नहीं मानता तो ये उसे सजा भी दे सकते हैं, जैसे बड़ी अदालतें देती हैं। ठीक है, कोर्ट्स यानी कि अधिकरण। ठीक है भाई, काम करने का तरीका, केस कैसे फाइल होगा, सबूत कैसे दिए जाएंगे, केस फाइल करने की आखिरी तारीख क्या होगी, ये सारे नियम कौन तय करेगा, संसद तय करेगी। ठीक है, केस कैसे फाइल होगा, सबूत कैसे दिए जाएंगे, केस फाइल करने की आखिरी तारीख क्या होगी। ठीक है, तो ये सारे नियम कौन तय करेगी, संसद तय करेगी। आगे बात करते हैं बाकी अदालतों की छुट्टी। एक बार ये कोर्ट बन गए तो उस विषय के मामले में आप सीधे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इनके ऊपर है भाई।
यानी बीच की सारी अदालतों का रास्ता बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कोर्ट इतने पावरफुल हैं, अगर एक बार ये बन गए तो आप सुप्रीम कोर्ट और कहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, सीधा ही सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते। पुराने केसों को यहाँ भेजना, अगर इन कोर्ट्स के बनने से पहले कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा था तो सरकार उसे वहां से हटाकर सीधे नए अधिकरणों को सौंप सकती है, नए कोर्टों को सौंप सकती है। पुराने आदेशों को बदलना, अगर राष्ट्रपति ने पहले जैसे आंध्र प्रदेश के लिए अनुच्छेद 371 डी के तहत कोई विशेष आदेश दिया था तो संसद उसे बदल सकती है या खत्म कर सकती है ताकि नया सिस्टम लागू हो सके। ठीक है, अन्य जरूरी नियम, केस फाइल करने की फीस कितनी होगी, फैसला जल्दी कैसे आएगा और फैसले को लागू कैसे करवाया जाएगा, इसके लिए संसद छोटे मोटे और भी नियम बना सकती है भाई। ठीक है, संसद के पास यह पूरी ताकत है कि वह सरकारी कर्मचारियों के झगड़ों को निपटाने के लिए एक मजबूत, तेज और अलग कानूनी सिस्टम खड़ा कर दे ताकि आम अदालतों पर बोझ कम हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये अधिकरण अभिकरण की बात है। आगे बात क्या है, पहले हमने सरकारी कर्मचारियों की बात की, अनुच्छेद 323 बी की बारी है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 323 बी की। यह अनुच्छेद सरकार को दूसरे जरूरी काम के लिए स्पेशल कोर्ट अधिकरण बनाने की ताकत देता है। दूसरे कौन कौन से काम है, किन किन चीजों के लिए स्पेशल कोर्ट बन सकते हैं। पहले बात की थी हमने 323 ए की जो अधिकरणों के बारे में थी। अब 323 बी की बात करते हैं कि दूसरे जो जरूरी काम हो उनके लिए भी सरकार स्पेशल क्या बना सकती है, अधिकरण, स्पेशल कोर्ट। किन किन चीजों के लिए, सरकार को लगे कि सिर्फ नौकरी के झगड़े ही नहीं बल्कि कुछ और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम अदालतों में बहुत समय खराब होता है, इसलिए इन विषयों के लिए भी अधिकरण बनाए जा सकते हैं। किन विषयों के लिए, टैक्स, इनकम टैक्स या जीएसटी जैसे टैक्स की वसूली और विवाद के लिए अधिकरण बनाए जा सकते हैं। विदेशी पैसा और व्यापार, विदेश से आने वाला पैसा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नियम है, तो इनके लिए भी क्या बनाए जा सकते हैं, अधिकरण। मजदूर और फैक्ट्री, कंपनियों और वहां काम करने वाले मजदूरों के बीच के झगड़ों के लिए अधिकरण बनाए जा सकते हैं। जमीन सुधार, खेती की जमीन की लिमिट तय करना या शहर की प्रॉपर्टी पर कब्जा सीमा तय करना, इसके लिए भी क्या है, अधिकरण बनाए जा सकते हैं। चुनाव, संसद या विधानसभा के चुनाव से जुड़े विवाद कुछ खास नियमों को छोड़कर, इन पे भी स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। खाने पीने का सामान, तेल, दाल और जरूरी चीजों की सप्लाई, उनकी कीमत और वितरण पर कंट्रोल भाई, इनके लिए भी क्या बनाए जा सकते हैं, स्पेशल कोर्ट। जुर्माना और सजा, ऊपर लिखी यानी कि ये जो बात लिखी हुई है, ऊपर लिखे कामों में अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसे सजा देना क्या है भाई, स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, इन अधिकरणों के पास क्या क्या पावर होगी भाई। ठीक है, तो स्पेशल जो कोर्ट जो है इनके पास क्या क्या पावर होंगी जो बनाए गए हैं। सीढ़ीदार सिस्टम, जैसे छोटी अदालत से बड़ी अदालत होती है वैसे ही अधिकरणों का भी एक सीढ़ीदार सिस्टम बनाया जा सकता है। पहले छोटी अदालत, फिर उसके खिलाफ अपील, फिर उसके खिलाफ सजा देने की शक्ति, ये भी कोर्ट की अवमानना करने पर सजा दे सकते हैं। ठीक है, नियम और सबूत भाई, ये खुद तय करेंगे कि केस कैसे चलेगा और सबूत कैसे दिखाए जाएंगे। आर्टिकल 136, आम कोर्ट का रास्ता बंद, इन मामलों में आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इनके ऊपर होगा। ठीक है, पुराने केस उठाना भाई, जो केस पहले से किसी अदालत में चल रहे थे उन्हें इन नए अधिकरणों में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि स्पेशल कोर्टों में शिफ्ट किया जा सकता है।
फीस और मैनेजमेंट, केस की फीस कितनी होगी और फैसले को कैसे लागू कराया जाएगा, यह सब सरकार तय करेगी। मान लीजिए आपने टैक्स चोरी की या किसी बिल्डर ने जमीन के नियमों का पालन नहीं किया। अब अगर यह केस नॉर्मल कोर्ट में गया तो 20 साल लग जाएंगे। अनुच्छेद 323 भी सरकार को यह मौका देता है कि वह इन खास कामों के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जैसी अदालतें बना दे ताकि फैसला जल्दी हो और सिस्टम सही से चले। तो ये हमने आज बात की अधिकरण, अभिकरण। अधिकरण क्या है? विशेष अदालतें हैं जो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित हैं। फिर हमने बात की अनुच्छेद 323A और 323B की, और फिर हमने बात की अभिकरण यानी कि लाइन एजेंसियां। दो प्रकार की हैं, दो तरह की एजेंसियां होती हैं, एक तो जो क्या करती हैं सलाह देती हैं, एक काम करती हैं। ठीक है, लाइन एजेंसियों के पास 3 बड़ी जिम्मेदारी है, निर्णय लेना और सरकारी आदेश को जमीन पर उतारना, जनता से संपर्क रखना। फिर हमने जो तीसरा जो पॉइंट बताया वो था विनियामक प्राधिकारी। ये एक रेफरी की तरह होते हैं। अगर जहां पे ये खुद व्यापार नहीं करते, खुद बिजनेस नहीं करते, बल्कि दूसरे बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, उनको सजा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो तीनों जो प्रकार जो थे वो देखे थे, और ये विनियामक जो है उसके कुछ उदाहरण थे, आरबीआई, सेबी, टेरा, रेरा। तो ये जो थे इसके उदाहरण थे। और आज के लिए इतना ही, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आशा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।